नंदनगरी नाम का एक सूबा था जो बेहद खूबसूरत और सरसब्ज जंगलों के लिए मशहूर था। जंगल में एक बुजुर्ग शिकारी अपनी बेटी तारा के साथ रहता था। तारा बेटी उठ जाओ, देखो कितनी अच्छी धूप खिली है, उठो और चाय पी लो। अब्बू, हमें शहर चलना चाहिए। एक एक करके हमारे सारे पड़ोसी शहर जा चुके हैं। मुझे यहाँ जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी, शहर में रहने के लिए बहुत पैसा चाहिए, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अगर हम बिना पैसों के वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ खादिम बन के रहना पड़ेगा, और अब इस उम्र में मुझसे मुलाजमत नहीं हो सकती। मैंने जिंदगी भर शिकार किया है, इसके अलावा मैं कोई और काम नहीं कर सकता। एक दिन एक कबूतर कुछ पर्चे अपनी चोंच में दबाकर आसमान में उड़ा जा रहा था। एक पर्चा तारा के आंगन में गिरा। तारा ने पर्चे में पढ़ा कि जो भी बादशाह को जंगल में रहने वाले खतरनाक जंगली भैंसे के सींग लाकर देगा, उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। तारा ने पर्चा अपने वालिद को दिखाया और उनसे जिद की कि वे ये इनाम हर हालत में जीते ताकि वे लोग शहर जाकर रह सके। ठीक है बेटी, तुम्हारी खातिर मैं ये करूँगा। अर्जुन तीर चलाने में माहिर था। वो जंगली भैंसे की माड़ के पास पहुंचा और भैंसों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। भैंसों के सींग 1-1 फुट लंबे तलवार के जैसे थे। वे सप्ताह में 6 दिन सोता था और एक दिन खाने की तलाश में अपनी माड़ से बाहर निकलता था। 6 दिनों के लंबे अरसे के बाद जब भैंसा अपनी माड़ से बाहर आया तो अर्जुन ने उस पर तीर चलाया, लेकिन भैंसे की पत्थरनुमा मोटी चमड़ी पर तीर का कोई असर नहीं हुआ। भैंसे की नजर अर्जुन पर पड़ गई और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। भैंसे ने अपने नुकीले सींगों से अर्जुन को उठाकर दूर फेंक दिया। तारा बहुत मुश्किल से अपने वालिद को उठाकर घर लाई और चारपाई पर लिटाया। अर्जुन के जिस्म पर गहरे जख्म थे। ये सब क्या हो गया अब्बू? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं भैंसे के सींग नहीं ला पाया। अब हमारा शहर जाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तारा कुछ दिन सोती रही, फिर उसने फैसला लिया कि वो खुद जाकर भैंसे का शिकार करेगी। अर्जुन ने तारा से खतरा मोल लेने के लिए मना किया, लेकिन तारा अपनी जिद पर डटी रही। ठीक है बेटी, अगर तुमने पक्का इरादा कर ही लिया है तो जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें तीर चलाना नहीं आता, इसलिए ज़हनियत ही तुम्हारा असल हथियार है। तारा अपनी वालिद की तसीहत को याद रखकर भैंसे की माड़ की तरफ चल पड़ी। भैंसा उस वक्त नींद की आगोश में था। तारा ने देखा कि भैंसे की माड़ के तकरीबन बिल्कुल सामने एक चौड़ा पेड़ है। तारा ने पेड़ के चारों तरफ 1 फुट मोटी गोंद चिपका दी। जिस रोज भैंसा बाहर निकला, उसने देखा कि एक लड़की पेड़ के पास खड़ी हुई है। भैंसा पूरी ताकत से तारा के पेट में सींग भोंकने के लिए दौड़ा, लेकिन तारा उछलकर पेड़ की टहनी पर चढ़ गई और भैंसे के दोनों सींग पेड़ में जा गड़े। भैंसे ने अपने सींगों को निकालने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तारा ने फौरन मौका मिलते ही भैंसे के पैर बांध दिए और एक कुल्हाड़ी से उसके दोनों सींग अलग कर दिए। तारा भैंसे के दोनों सींग लेकर बादशाह के पास पहुंची। बादशाह ने जब तारा की कहानी सुनी तो वो उसकी बहादुरी से बेहद खुश हुए। बादशाह ने तारा को 10,000 सोने के सिक्के तो दिए ही, साथ ही तारा के साथ अपने बेटे के निकाह का प्रस्ताव भी रखा। तुम्हारी जैसी बहादुर बहू हमें तलाशने पर भी नहीं मिलेगी। अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो हमें बेहद खुशी होगी। मैं अपने वालिद से पूछकर आपको बताऊंगी। फिलहाल तो हम सोने के सिक्कों से शहर में एक घर लेने वाले हैं और तीर कमान की खरीद फरोख्त का कारोबार करने वाले हैं। जादुई 5 बेटियां। एक गांव में मोहनलाल नाम का एक कुम्हार रहता है। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता है। उसकी 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी शक्ति, छोटी का नाम लंबी और तीसरी बेटी का नाम शीघ्रता है। शीघ्रता से छोटी बेटी का नाम जस्सी और सबसे छोटी का नाम टपकी है। इनके घर में काम करने वाला सिर्फ इनका वालिद मोहनलाल ही है।
माली हालत ज्यादा खराब होने के कारण मोहनलाल की 5 बेटियों की शादी तय नहीं हो पा रही है। मोहनलाल के घर पिछले कई वर्षों से वर्ष में एक बार एक बूढ़ी औरत आती है जो खाना खाकर और दुआएं देकर जाती है। मोहनलाल की बेटियों के नाम भी उसी बूढ़ी औरत ने रखे हैं। आज भी वो बूढ़ी औरत घर आई है। बड़ी तेज भूख लगी है, कोई है क्या घर में? तो खाना दे दो। जस्सी, अम्मा आई हैं, इनके लिए रोटी ले आओ। अब्बा, घर में तो कुछ नहीं है। अम्मा के लिए एक भी रोटी नहीं है। नहीं अब्बा, सारा आटा खत्म हो गया, किसी के लिए भी रोटी नहीं है। कोई बात नहीं, पानी ही लाकर दे दो। मैं अभी बर्तन बेचने जा रहा हूँ, आज की रोटी का तो इंतजाम हो ही जाएगा। औरत सारी बातें सुन लेती है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। क्या अम्मा? मोहनलाल, तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटियों के नाम मैंने ऐसे क्यों रखे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह छुपी है। अपनी 5 बेटियों को बुलाओ। मोहनलाल की 5 बेटियां आ जाती हैं। बेटियों, तुम कोई आम लड़कियां नहीं हो, बल्कि तुम जादुई हो। जादुई। तुम्हारे नाम में ही तुम्हारी ताकत छुपी है। लेकिन कैसे? जैसे कि तुम्हारा नाम शीघ्रता है, तो तुम कोई भी काम बहुत ही जल्दी कर सकती हो। जितना काम 10 आदमी पूरे दिन में करेंगे, उतना काम अकेले तुम 1 घंटे में कर सकती हो। अरे बाप रे! हाँ, मैंने तुम्हारा नाम शक्ति इसलिए रखा है क्योंकि तुम बगैर कुल्हाड़ी के लकड़ी काट सकती हो और बिना फावड़े के क्रेन से भी तेज मिट्टी खोद सकती हो। औरत सबको उनकी ताकतों से पहचान करवा देती है। अगले रोज, अब हमारे अब्बू बूढ़े हो गए हैं, अब इस उम्र में कमाना इनके लिए ठीक नहीं है। बूढ़ी अम्मा के कहने के मुताबिक हमें अब अपनी ताकतों को पहचान कर आज से काम शुरू करना होगा ताकि हमारी हालत सुधर सके। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें कुछ और तो आता नहीं, लेकिन अब्बा से जो सीखा है हम भी वही करेंगे। हम भी बर्तन बनाएंगे और बेचेंगे। सारी बहनें जस्सी की बात से मुत्तफिक हो गईं। ये देखकर मोहनलाल को भी खुशी होती है। शक्ति मिट्टी के खदान में गई और उसने 10 मिनट में ही बहुत सारी मिट्टी हाथ से ही खोद ली। ये देखकर सभी बहनें हैरान हो गईं, लेकिन खुश भी हुई। उनके भीतर खुदेतीमान आ गया। मिट्टी तो खुद गई, लेकिन इतनी सारी मिट्टी के लिए पानी कौन लाएगा? लंबी दीदी अपने हाथों को लंबा कर सकती है और वो कुएं से बहुत आसानी से पानी निकाल कर डाल देंगी। हाँ, और ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लंबी कुएं के पास गई। उसने अपने हाथ बहुत लंबे कर दिए और बाल्टी से पानी निकालकर दूर पड़ी हुई मिट्टी में एक जगह खड़ी होकर ही डालने लगी। उसने ये काम बहुत ही आसानी से कर दिया। मिट्टी तैयार हो गई है, अब बर्तन बनाने शुरू कर दो। शीघ्रता, तुम अपना जादू दिखाओ। शीघ्रता अपना जादू दिखाती है और अपने नाम के मुताबिक बहुत अच्छे और ज्यादा बर्तन बना देती है। फिर जस्सी अपने जस का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से सारे बर्तन बाजार में बेच आती है। इस तरह चारों बहनों का ये रोज चलता रहता है और उनके घर में अब अच्छा भोजन बनने लगता है। रात को बारिश हो रही थी और 5 बहनें अंतराक्षरी खेल रही हैं। टपकी सबसे छोटी है, इसलिए वो गुस्सा भी जल्दी हो जाती है और वो आज भी गुस्सा हो गई। जंगल से एक शेर गांव में निकल आया और बारिश से बचने के लिए मोहनलाल के घर की छान के नीचे खड़ा हो गया। शेर भी इन लोगों की बातें सुन रहा था। अरे वाह, आज तो मुझे खाना मिल गया और ये इतने सारे लोग, अब तो कई दिनों तक पेट भर के खाऊंगा और यहीं रहूंगा। तभी शेर को अंदर से आवाज आती है, यार, आप लोग भी ना हर बात पर गुस्सा होकर बैठ जाती हो। तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि शेर का खौफ भी उतना नहीं है जितना कि टपकी का है। ये पीछे पड़ जाए तो पीछा ही ना छोड़े। मतलब अंदर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इन लोगों को टपकी का खौफ है और मेरा नहीं। मतलब मुझे यहाँ से जान बचाकर भाग जाना चाहिए।
शेर भाग जाता है और वो पांचों बहनें निरंतर मेहनत करती रहती है और धीरे धीरे काफी दौलत इकट्ठा कर लेती है। ये देखकर गांव के सरपंच को बहुत जलन होती है और वो गांव वालों के साथ मोहनलाल के घर आता है। मोहनलाल, तुम हमें उल्लू बना रहे हो, लेकिन मत भूलो कि हम तुम्हारे धोखे से अच्छे से वाकिफ हैं। इसीलिए तुमने गांव के वसाइल से जो भी कमाया है उसमें हमें भी हिस्सा दे दो। मेरी बेटियां मेहनत कर रही हैं। इसे मेहनत नहीं, धोखा कहते हैं। इसे दूसरे का हक मारना कहते हैं। हमें हमारा हिस्सा दो। और हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। कल सभी गांव वालों के साथ आकर अपना हिस्सा ले जाऊंगा और अगर तुमने इनकार किया तो हम सब मिलकर तुम्हें सूली पर लटका देंगे। सरपंच कहकर चला जाता है। हमें लगता है कि हमें आज रात को ही ये गांव छोड़ देना चाहिए और दूसरे गांव में रहकर ये काम खामोशी से करना चाहिए। मोहनलाल रात को पांचों बेटियों के साथ वो गांव छोड़ देता है और वो दूसरे गांव जाकर अच्छा घर बनाते हैं और खूब मेहनत करके पैसे कमाते हैं। लेकिन इस बार वो ये काम खामोशी से करते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारते हैं।